तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को ही थोड़ा सा आगे और बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कैसे कंप्लीट होता है, कैसे जर्म सेल से माइटोसिस डिवीजन होता है और माइटोसिस डिवीजन होकर सबसे पहले क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनियम। फिर स्पर्मेटोगोनियम के बाद वो साइज में बड़ा होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। फिर वो मियोसिस 2 करता है तो स्पर्मेटिड्स बनता है। देन जाके लास्ट में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो ये सारे चीज़ों को हम फिगर के अनुसार समझाए थे। अभी आप लोगों को लैंग्वेज में, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में लिखना है, ऐसा नहीं कि सब जगह खाली फिगर चित्र बना देना है, तो एग्जाम में लिखना है। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको बताने के लिए यहाँ पर कुछ लैंग्वेज लिखे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का सबसे पहले डिफिनेशन जो है, 1 नंबर का डिफिनेशन है, स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। वीडियो बन रहा है, देखो ना जी, क्या हम ऐसे खाली पक रहे हैं, बन रहा है ना, ठीक है। तो स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। उल्टी इधर ध्यान दो, फिर शुक्राणु अंडाणु में करने लग जाना। यहाँ स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस एक लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि जर्म सेल से तुरंत स्पर्म बन गया। डायरेक्ट जर्म सेल से स्पर्म बनता है, नहीं बनता है, कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है। इधर ध्यान दो, तो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। और वो 3 स्टेप क्या क्या था, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। 3 फेज में हमारा स्पर्म कंप्लीट होता है। तो जो सबसे पहला फेज है मल्टीप्लीकेशन फेज, इस फेज का डिफिनेशन अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो जब जर्म सेल, कौन सा सेल, जर्म सेल, जर्म सेल को ना कई नाम से जानते हैं। जर्म सेल को पीजी सेल भी कहा जाता है बाबू, क्या कहते हैं, पीजी सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल बोलते हैं। तो पीजी सेल बोल सकते हैं या जर्मिनल एपिथेलियल सेल भी बोला जा सकता है। सिंपल सी भाषा में आप सिर्फ जर्म सेल बोलिए। तो जर्म सेल में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत सबसे पहले कौन सा डिवीजन से होता है, माइटोसिस डिवीजन। लेकिन स्पर्म का फॉर्मेशन कौन से डिवीजन से होता है, मियोसिस से। लास्ट में जो स्पर्म बनता है वो कौन से, मियोसिस 1 या मियोसिस 2। मियोसिस 2 से स्पर्मेटिड्स बनता है। स्पर्मेटिड्स दैट मींस स्पर्म। क्यों, क्योंकि जब उससे टेल जुड़ गया स्पर्मेटिड में तो वो क्या बन जाता है, स्पर्म बन जाता है। तो जर्म सेल में माइटोसिस डिवीजन करके बहुत सारे क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। बहुत सारे क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनियम बनता है। स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण करता है। तो इस फेज को क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज कहते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन फेज में जानना क्या है कि जर्मिनल सेल माइटोसिस डिवीजन करके क्या निर्माण किया, स्पर्मेटोगोनियम। और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम बन के रेडी है, बहुत सारा, 1-2 नहीं। जैसे लड़की के बॉडी के अंदर बताए थे कि लड़की जब जन्म लेती है तो बहुत सारे ऊगोनियम लेके जन्म पैदा होती है, वो ऊगोनियम लेके पैदा होती है। और हम लोग का क्या है, स्पर्मेटोगोनियम बनता है जन्म के बाद। समझिए, स्पर्मेटोगोनियम और ऊगोनियम लगभग मिलता जुलता चीज है। स्पर्मेटोगोनियम और एक होता ऊगोनियम। समझिए बात को, दोनों लगभग सेम चीज है। स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है स्पर्मेटोगोनियम से और ओवम का जो निर्माण है वो भी स्टार्ट होता है ऊगोनियम से। लेकिन ऊगोनियम और स्पर्मेटोगोनियम अंतर क्या है, स्पर्मेटोगोनियम लड़का के अंदर में प्यूबर्टी स्टेज में बनता है, यानी जब वो किशोरावस्था में पहुंचता तब स्पर्मेटोगोनियम बनता है। लेकिन लड़की के बॉडी में ऊगोनियम किशोरावस्था में नहीं बनता है, वो तो लेके पैदा होती है। हाँ, यानी जन्म से पहले ही, जब वो अपने माँ के गर्भाशय के अंदर है, माँ के यूट्रस के अंदर है, वो जब गर्भावस्था में है, उसी टाइम पे उसके बॉडी के अंदर में, उसके अंडाशय के अंदर में क्या बन जाता है, ऊगोनियम। यानी ऊगोनियम का फॉर्मेशन स्पर्मेटोगोनियम के फॉर्मेशन से कई गुना पहले हो जाता है। मैं समझी बात को। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट भी है लड़का लड़की में, बहुत सारे भेदभाव है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्पर्मेटोगोनियम और ऊगोनियम में फर्क। तो यहाँ लड़का में क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनियम बनता है। तो अब अगला फेज का बात कर रहे हैं, ग्रोथ फेज।
ग्रोथ फेज में क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनियम जो है साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। जो स्पर्मेटोगोनियम आगे भाग लेगा स्पर्म बनने में, केवल वही साइज में बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि जितना स्पर्म, मान लो 1000 स्पर्मेटोगोनियम बना हुआ, अब हजारों साइज में नहीं बड़ा हो जाएगा। जो आगे बढ़ेगा, जो भाग लेगा स्पर्म बनने में, वही आकार में बड़ा होगा और वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। तो इस फेज को क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज। और ये बहुत सिंपल सा फेज है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, इसमें क्रोमोसोम का नंबर कोई चेंज वगैरह नहीं होता है। तीसरा जो फेज हमारा है वो मैचुरेशन फेज है, और यहां तक शायद आप लोग लिख चुके हैं। तो अब मैचुरेशन फेज को हम लोग समझाएंगे, ठीक है, कि मैचुरेशन फेज कैसे होता है। समझ में आ रहा है बंटी, बता रहे? सवाल पूछोगे बंटी, नहीं समझ में आएगा तो ऐसा नहीं खाली वीडियो बन रहा तो क्या पूछेंगे, समझ में नहीं आ रहा। कोई डिस्टर्ब नहीं होगा पगला, काट देंगे यहाँ से। तुम लोगों को क्या लगता है? चलिए, अब तीसरा जो हमारा फेज है, तीसरा फेज का नाम क्या है, मैचुरेशन फेज, ठीक है, मैचुरेशन फेज। तो ये जो फेज है बाबू, ये फेज खुद कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में। यानी मैचुरेशन फेज में हमारा, मैचुरेशन फेज में 2 प्रकार का डिवीजन होता है। कितना डिवीजन होता है, 2 मियोसिस डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है, मियोसिस डिवीजन। एक होता है हमारा मियोसिस 1, क्या होता है, मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 में यह होता है कि जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होता है 2 नए सेल में, 2 नए सेल में, जिसका नाम क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यानी कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें जब मियोसिस 1 होगा तो कितना सेल बनेगा, 2 सेल, और ये दोनों का नाम क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और दूसरी बात कि अब इसमें जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये 2n है या n है, तो 2n है। 2n दैट मींस क्या होता है, डिप्लॉइड। यानी इसमें कितना जोड़ा क्रोमोसोम है, 23 जोड़ा क्रोमोसोम है। कितना बाबू, 23 जोड़ा क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स क्रोमोसोम है इसके अंदर। जब इसमें मियोसिस 1 हुआ तो अब क्रोमोसोम बढ़ चुका है, क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। यानी 23 पीस इसमें चला गया, 23 पीस इसमें चला गया। जब 23 पीस चला गया, अब क्रोमोसोम तो हैप्लॉइड हो गया, पीस में हो गया, तब इसको लिखेंगे n, क्या लिखेंगे, n, और इसको भी क्या लिखेंगे, n। n का मतलब क्या हुआ, हैप्लॉइड। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्रोमोसोम नंबर घटा या बढ़ा या बराबर रहा, क्या रहा, बराबर रहा। इससे कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो, तो इसमें कितना 23 जोड़ा है और इसमें कितना 23 पीस है, तो क्रोमोसोम घटा या बढ़ा या बराबर रहा, घट गया। तो मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। बोलोगे सर रिडक्शनल का मतलब क्या होता है, रिडक्शनल का मतलब घट जाना, कमी हो जाना। तो यहां मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, आधा हो गया, और सेल का साइज भी क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये मियोसिस 1 में ये प्रोसेस होता है। तो अब इसको हम फिगर के द्वारा लिख दिए हैं, समझ में आ गया है कि मियोसिस 1 में क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके 2 नए सेल बनाते हैं, और ये दोनों नए सेल का जो नाम है वो क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है पेरेंट से। हाफ मतलब कितना, 23 पीस हो जाता है, यानी ये हैप्लॉइड हो जाते हैं। n का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड। अब रहा बात कि अब यहां पर क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, क्या होगा, मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होता है, ध्यान से देखो,
ये दोनों जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, यानी ये जो हमारा दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये दोनों मान लेते हैं, यहां पर लिखते हैं, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है। अब फर्दर जो है ये डिवाइड करेगा, मियोसिस 2 करेगा ये, ठीक है। तो ये जब मियोसिस 2 करेगा तो ये कितना सेल बनाएगा, ये 2 सेल बनाएगा, और ये भी कितना सेल बनाएगा, 2 सेल बनाएगा। तो मियोसिस 2 में टोटल कितना सेल बन गया, 4 सेल बन गया। अच्छा, मियोसिस 2 में भाग कौन लिया, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये 4 सेल बना, 4 सेल जो बना। अच्छा ये बताइए, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, 23 पीस, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, 23 पीस, यानी N लिखे हम। अगर इसमें 23 पीस है तो इसमें भी 23 पीस आया, इसमें भी 23 पीस आया, इसमें भी 23 पीस, इसमें भी 23 पीस। कहीं क्रोमोसोम नंबर घटा, नहीं घटा, तो ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल का मतलब बराबर, क्या हो गया, बराबर डिवीजन हुआ। यहां पर क्रोमोसोम नंबर नहीं घटा। ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है। कैसा होता है, माइटोसिस जैसा। हम माइटोसिस जैसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप याद कीजिए माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, ध्यान से सुनोगे। माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, मान लो एक सेल है, एक सेल है, इस सेल के पास मान लो 23 जोड़ा क्रोमोसोम है, यानी 2n है, ठीक है। कितना जोड़ा क्रोमोसोम है, 23 जोड़ा। तो जब ये सेल 1 से 2 होता है, जब ये सेल 1 से 2 बनता है, तो इसके पास भी 2n होता है और इसके पास भी 2n होता है, यानी इसके पास भी 23 जोड़ा क्रोमोसोम, इसके पास भी 23 जोड़ा क्रोमोसोम। क्या क्रोमोसोम नंबर घटा, नहीं घटा, क्रोमोसोम नंबर क्या रहा, बराबर रहा। यहां भी इसके पास भी 23 पीस है, इसके पास भी 23 पीस है। क्या क्रोमोसोम नंबर घटा, नहीं घटा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जब ये डिवाइड करेगा तो ये तो हो गया पेरेंट सेल, ये कौन सा सेल है, और ये हो गया डॉटर सेल, डॉटर मतलब बेटी, तो ये बेटी हो गया ना ये दोनों, और ये पिता हो गया। तो इसका साइज और इसका साइज, दोनों का साइज क्या होगा, बराबर होता है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन का 2 इंपॉर्टेंट बात, पहला बात कि क्रोमोसोम नंबर नहीं घटेगा, जितना पेरेंट्स के पास होगा उतना ही डॉटर के पास होगा। चाहे पेरेंट के पास 40 जोड़ा हो, 50 जोड़ा हो, 100 जोड़ा हो, डॉटर के पास भी उतना ही होगा। पेरेंट्स के पास 23 जोड़ा है तो डॉटर के पास भी 23 जोड़ा होगा। पेरेंट के पास 20 जोड़ा होगा तो डॉटर के पास भी 20 जोड़ा होगा। ऐसा किस में, माइटोसिस में। दूसरा पॉइंट कि पेरेंट्स का जो भी साइज होगा सेल का, उसका उससे बनने वाला जो डॉटर सेल है उसका भी साइज क्या होगा, सेम होगा। तो सेम टू सेम यही बात हम मियोसिस 2 में बता रहे हैं। मियोसिस 2 में वैसे ही बता रहे हैं कि ये मान लीजिए पेरेंट सेल है, इससे जो 2 नया सेल बना, तो ये दोनों नया सेल का साइज क्या है, सेम है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर जितना भी क्रोमोसोम है वो सेम टू सेम, क्रोमोसोम नंबर भी क्या है, सेम है। यानी कि ये जो मियोसिस 2 है हमारा, वो सेम टू सेम माइटोसिस के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, माइटोसिस के जैसा होता है। ध्यान दीजिए आगे। तो यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 के दौरान क्या बनाया, 4 नए सेल बनाया, और ये चारों नए सेल का नाम क्या हो गया, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स हो गया। अब तुमसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि बताइए स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब क्या, क्या आधा, क्रोमोसोम नंबर। नॉर्मल सेल में 23 जोड़ा होता है, इसमें 23 पीस होगा, यानी N या 2N, N होगा। बोलेंगे बताइए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। बताइए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। नहीं समझी बात को। अब स्पर्मेटिड तो बन गया, यानी मियोसिस 2 क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा सा एक और प्रोसेस होता है मैचुरेशन में। हम लोग कौन सा पेज पढ़ रहे हैं, मैचुरेशन पेज पढ़ रहे हैं। मैचुरेशन पेज देख रहे हैं कितना घटना हो रहा है, यानी सबसे लॉन्ग फेज है ये स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस का लंबा प्रोसेस है, यह लंबा फेज है, जिसमें हमारा मियोसिस 1 हो रहा है और मियोसिस 2 हो रहा है। मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, समझ में आ गया बात को, कि मियोसिस 1 में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक सेल से कितना सेल बना, 2 सेल, और यहाँ 2 सेल से कितना सेल बना, 4 सेल बना। और ये 4 सेल का जो निर्माण हुआ है ये मियोसिस 2 में हुआ है, और उसका नाम क्या है, स्पर्मेटिड्स। अब थोड़ा सा क्या होगा, अब इस स्पर्मेटिड के अंदर में एक पूंछ जुड़ जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके क्या जुड़ गया, पूंछ। ऐसे करके क्या जुड़ जाएगा बाबू, पूंछ जुड़ जाएगा। तो जब पूंछ जुड़ जाएगा ना,
तो ये हो गया स्पर्म। क्या हो गया? ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया इस तरीके से। और इस प्रोसेस को, यहां पर जो प्रोसेस हुआ, ये जो टेल जुड़ने का जो प्रोसेस है, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? एडिंग ऑफ द टेल विथ द स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स के साथ जब टेल का एडिंग हुआ, तब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। और इस प्रोसेस के तहत हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और फाइनली यहाँ एक प्रोसेस भी होता है, यानी जब हमारे स्पर्मेटिड से स्पर्म बन गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। और ये पूरा प्रोसेस जहां पे हम मल्टीप्लिकेशन फेज पढ़े, ग्रोथ फेज पढ़े, मैचुरेशन फेज पढ़े, ये तीनों फेज को मिलाकर हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और केवल यहां का प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। तो दो छोटा छोटा प्रोसेस है, स्पर्मियोजेनेसिस, और एक बड़ा सा प्रोसेस है जिसको क्या बोलते हैं? आता है कि आप सीक्वेंस, सही सीक्वेंस में सजाइए। तो अगर सही सीक्वेंस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम यहां लिख सकते हैं जर्म सेल। बताओ, जर्म। कोई दिक्कत बाबू? अच्छा, जर्म सेल को हम 2N लिखेंगे तो कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत है तो? नहीं ना, कोई दिक्कत? अच्छा, जर्म सेल के बाद जरूरी है 2N नहीं लिखोगे तो पता कैसे चलेगा कि वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? हाँ, ज्यादा नंबर मिल जाएगा, 5 की जगह 10 देगा तुमको। इधर ध्यान दो। तो जर्म सेल के बाद बाबू बनता है स्पर्मेटोगोनियम। क्या बनता है बाबू? अच्छा, स्पर्मेटोगोनियम को एन लिख सकते हैं? ओ अच्छा, 2N लिखना होगा। अच्छा ठीक है, 2N लिख दिए। और ध्यान दो, स्पर्मेटोगोनियम के बाद क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या लिखेंगे? एन के 2N? 2N लिखेंगे। अच्छा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटो, याद रहेगा बाबू? 2N लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? N लिखेंगे। अच्छा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या लिखेंगे? स्पर्मेटिड्स। इसको क्या लिखना है? N लिखना है। अच्छा, स्पर्मेटिड के बाद क्या लिखेंगे? स्पर्मेटो। जोआ लिखेंगे, कोई दिक्कत? स्पर्म लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ये सही सीक्वेंस है पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये करेक्ट सीक्वेंस है। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, और कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड है, बस ये याद कर लीजिएगा। आपका एग्जाम आंख बंद करके क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम जब देने तो जाइएगा, एक बार भगवान का नाम लेने के बाद मेरा नाम लीजिएगा, आंख बंद करके। हाँ, मेरा नाम जो भी है तुम लोग ले लेना, और ये याद करना, ये चीज तुम लोग को याद आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं? स्पर्म का फिगर, स्पर्म का चित्र देखेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करो।